बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर लेने के लिए जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, जो एक हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से पेपर्स का। उसमें जो क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है, उसमें जो क्रिमिनल लॉ का आपका जो पेपर, उसका जो पार्ट 3 है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो पहले था कभी, तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के मुतालिक पार्ट 3 है, जिसके 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन हमने कंपलसरी उसमें सॉल्व करना होता है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर सब्जेक्टिव में इसका एक क्वेश्चन आता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले अगर आप प्रीवियस पेपर देख लें जो 2006 का, 9 का, 13 का, वहाँ पे आपको इसका सवाल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न कि वहाँ पर सिलेबस का हिस्सा था, बट जो दूसरे इंपॉर्टेंट लॉज थे वो कवर अप होते थे, ये कवर नहीं होता था। तो अब जब हाई कोर्ट लाहौर ने इस चीज़ को चेंज किया और अभी इसके जो है वो टोटल 7 पेपर कर दिए, तो वहाँ पर जेजेएसओ के एक अलग पार्ट की सूरत में डिस्कस किया जाता है और जेजेएसओ का जो एक अलग पार्ट है उसके 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने एक क्वेश्चन करना है। तो 2017 और 2019 के पेपर के अंदर 2-2 क्वेश्चन आए थे। आज हमने ये क्वेश्चन क्या करने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की हद तक डिस्कस करने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। आज हमारा मकसद इसका डिटेल्ड आंसर नहीं, सिंपल एक आपको गाइड करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एक पॉसिबल आंसर आज डिस्कस करेंगे। और कल क्या होगा, कल इंशाल्लाह एज पर रूटीन जिस तरह हम पहले चलते हैं कि एक फिंगर टिप्स का जो लेक्चर होता है, कल इंशाल्लाह वो जेजेएसओ या जेजेएसए ऑन फिंगर टिप्स, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ऑन फिंगर टिप्स के नाम से हमारा जो है वो कल एक लेक्चर इंशाल्लाह क्या होगा, वो अगेन जो है वो डिलीवर होगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम पेपर के तक डिस्कस करते हैं, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं जेजेएसओ 2000 के नाम से, दैट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। बट अब करंट जो लॉ ऑफ द लैंड है वो रिप्लेस हो गया 2018 में और अब ये बन चुका है जेजेएसए 2018, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 अब बन चुका है। अब ये जेजेएसओ नहीं है, बल्कि अब ये क्या चीज़ है, ये जेजेएसए, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। दर हकीकत इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, पीएलडी 2005 लाहौर 15। जब भी आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को कहीं पर भी डिस्कस करेंगे तो इस मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट है पीएलडी 2005 लाहौर 15। मतलब क्या है कि जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर ने जेजेएसओ 2000 को इनसफिशिएंट करार दिया और कहा कि इसमें बहुत सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कि जिसके बाद इसके ऊपर कंसिडरेशन की गई और उसके बाद जेजेएसए यानी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 प्रोमलगेट हुआ। कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या करना है, आज हमने क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन कि लॉ रिगार्डिंग अरेस्ट एंड बेल ऑफ जुवेनाइल, ये 2017 में पहला क्वेश्चन आया था कि जुवेनाइल के हवाले से जो लॉ है वो क्या है, उसका अरेस्ट का और उसका बेल का। तो अगर हम बात करते हैं उस पुराने की, यानी कि जेजेएसओ 2000 की, तो सेक्शन 10 इसके साथ डील करता था। लेकिन जब हमने बात की जेजेएसए की तो अरेस्ट के साथ सेक्शन 5 और बेल के साथ सेक्शन 6। ये किसका है, ये जेजेएसए 2018 का, जेजेएसओ का सेक्शन 10 डील करता था। यहां पर मैं एक चीज आपको और बताता जाऊं कि जब भी हम बेल की बात करते हैं तो बेल में हम चीज को किस तरह डिस्कस करते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहां पर भी बेसिकली वही चीज है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बट इधर क्या है कि यहां पर जो हम ये स्पेशली ये क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे आके कि जनाब व्हाट जुवेनाइल कोर्ट्स और उसके बाद प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कोर्ट फॉर द डिक्लेयरिंग एन अक्यूज्ड एज जुवेनाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर भी ये मैटर करता है कि जुवेनाइल का जो लफ्ज़ है वो पेट जुवेनाइल पे नहीं चलते। अगर कोई जुवेनाइल 7 साल से कम है, जुवेनाइल है कौन, यूथफुल अफेंडर, कम उम्र नौजवान मुजरिम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। तो जुवेनाइल, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख ले कि आल दो जो आपकी डेफिनेशन क्लास है जेजेएसए की, उसने ये डिक्लेयर किया कि जी 18 साल से कम उम्र जो भी मुजरिम होगा ही विल बी डिक्लेयर्ड एज जुवेनाइल और उसका जो ट्रायल है वो सेपरेट चलाया जाएगा, उसके लिए सेपरेट कोर्ट बनाया जाएगा, सब कुछ सेपरेट होगा। बट फर्दर उसने क्या कर दिया, फर्दर उसने थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किया कि जो जुवेनाइल जिसकी एज 15 से 18 साल है उसके लिए प्रोविजंस सख्त हैं। ऐसा जुवेनाइल जिसकी एज 12 से 15 साल है उसकी प्रोविजन अलग है। ऐसा जुवेनाइल जिसकी एज 7 से 12 साल है उसकी प्रोविजन अलग है। ऐसा जुवेनाइल जिसकी एज जो है वो क्या है, वो 7 से लेस है, उसकी प्रोविजन अलग है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है।
तो फिलहाल क्या है कि लॉ रिगार्डिंग अरेस्ट एंड बेल, तो जो आपका अरेस्ट है इसमें पहली चीज क्या है कि जब भी किसी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके गार्डियन को फौरन बताया जाएगा। और अगर उसको अरेस्ट किया गया किस सिलसिले में, बेलेबल ऑफेंस, तो या तो उसको 496 में पहले से बेल मिल चुकी है, और अगर नहीं मिली तो उसको बेल दी जाएगी। उसको किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी जेल के अंदर बेलेबल ऑफेंस में किसी भी जुवेनाइल को किसी भी सूरत में नहीं रखा जा सकता। बट एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि इस सूरत में किसी जुवेनाइल को जेल में रखा जा सकता है कि जब किसी जुवेनाइल की जिंदगी को खतरा हो अपोजिट पार्टी से, या ये खतरा हो कि वो क्रिमिनल्स के साथ एसोसिएट ना हो जाए, इस सूरत में जुवेनाइल को, और फिर भी जेल में नहीं, इसके लिए रिफॉर्मेटरीज या बोर्स्टल हाउसेज होने चाहिए, वो कल डिस्कस करेंगे, वहां पे रखा जाएगा। तो क्या हुआ कि जो लॉ रिगार्डिंग अरेस्ट एंड बेल है, तो इसको जब भी अरेस्ट किया जाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको बताया जाएगा कि भाई साहब इसके मुतल्लिक जाओ और जांच पड़ताल करो कि ये बच्चा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या इसका किसी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है। तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, ये डिसाइड करेगा कि आया इस शख्स को छोड़ दे, बोर्स्टल या रिफॉर्मेटरी हाउस में भेज दे, या इसके साथ क्या होना चाहिए, ये प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट डिसाइड करती है। तो अरेस्ट एंड बेल की जब बात आई तो बेल में क्या हो गया, 496 बेलेबल में तो बेल है ही है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर एक जुवेनाइल नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है और उसकी एज है लेस देन 15 ईयर्स, तो यहां पर एक चीज मैं आपको और मजे की बताता हूं जो आपने जरूर लिखनी पेपर में, और वो क्या चीज है कि हम आमतौर पर यह कहते हैं कि लेस देन 3 ईयर वाले क्या होते हैं, बेलेबल। बट एक ऐसा जुवेनाइल जिसकी एज 15 साल से कम है, उसके लिए 10 साल पुनिशमेंट से कम वाला हर ऑफेंस बेलेबल है। तो कोई भी जुवेनाइल अगर कोई ऑफेंस कमिट करेगा और उसकी एज 15 साल से कम है, तो उसके लिए 10 साल से कम सजा वाला, 10 साल तक की सजा वाला हर जुर्म क्या काउंट होगा, वो बेलेबल ऑफेंस काउंट होगा, वो नॉन बेलेबल में नहीं जाएगा। तो यहां पर उसको ये चीज, और उससे ऊपर अगर वो क्या करता है, कोई मर्डर करता है या कोई ऐसा जुर्म करता है कि जिसकी सजा फांसी है या उम्र कैद है, तो फिर भी उसको क्या किया जाएगा, विद इन 24 आवर उसको पेश किया जाएगा। कहां पर पेश किया जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, और उसके बाद उस शख्स को वहां पर थाने शाने में डिटेन नहीं किया जाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर के पास या बोर्स्टल हाउस या रिफॉर्मेटरी, वहां पर भेज दिया जाएगा। अब ये आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये एक सिंपल, जो आज हमने क्या देखना था, सिर्फ 2 चीज़ें देखनी थी कि अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में लॉ रिगार्डिंग अरेस्ट एंड बेल, तो अरेस्ट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द JJSA 2018 एंड बेल इज डेल्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द JJSA 2018। पुराने JJSO में सेक्शन क्या था, पुराने JJSO में ये सेक्शन था 10 इसका। अच्छा जनाब, वाई व्हेन जुवेनाइल कोर्ट क्या करता है जनाब, रिलीज अ चाइल्ड ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन पे कब किसी बच्चे को भेजा जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब वो बच्चा कोई भी, ये प्रोबेशन है क्या चीज़, एक्चुअली क्या चीज़ है प्रोबेशन। प्रोबेशन कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब किसी बच्चे को कन्विक्ट कर दिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी और द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल, और ये डिसाइड हो जाता है कि कोई जुर्म ऐसा है जो इस बच्चे ने कमिट किया है और इस बच्चे को उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर यहां पर क्या है, क्या उसको सजा के लिए जेल में भेज दिया जाए, हरगिज नहीं। उसको सजा के लिए जेल में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, उसको सजा के लिए प्रोबेशन पे भेज दिया जाएगा। और प्रोबेशन पे कहां पर, या प्रोबेशन ऑफिसर के पास, या कोई भी ऐसा शख्स जो अदालत में जमानत देगा कि जी मैं इस बंदे का जो है वो ख्याल रखूंगा, ये कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं इसकी वेलफेयर का ख्याल रखूंगा, आप ये बंदा जमानत पर मुझे दे दें। और उसके बाद जब भी उसको प्रोबेशन पर दिया जाएगा, तो उस सूरत में एक बात याद रख ले कि जब किसी जुवेनाइल को प्रोबेशन पर दिया जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि पीरियडिकली इसको अदालत में पेश किया जाए, ताकि वो उसके बिहेवियर को मॉनिटर कर सके कि उसका बिहेवियर ठीक है या गलत। थर्ड क्वेश्चन है जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कोर्ट फॉर डिक्लेयरिंग एन अक्यूज्ड एज जुवेनाइल। यही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन था, असल जो बोन ऑफ कंटेंशन थी जिसको रिमूव किया गया JJSO से और JJSA में से ये चीज़ निकाली गई, वो दर हकीकत ये था कि जुवेनैलिटी, व्हाट इज मेंट बाय जुवेनैलिटी, ये सवाल 2 बार आया है। 2 बार कहाँ पर आया, प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कोर्ट फॉर डिटरमिनिंग एन अक्यूज्ड एज जुवेनाइल, सेकंड प्रोसीजर ऑफ डिटरमिनिंग जुवेनैलिटी, एक ही बात है। मतलब ये
कि किस तरह डिटरमिन किया जाएगा कि एक जो अफेंडर है वो जुवेनाइल है या नहीं है। इसको दो पहलू में डिस्कस करते हैं। इसके साथ पहले क्या था, जेजेएसओ था। जेजेएसओ में क्या था, सेक्शन 7। अभी क्या आ गया है, जेजेएस से, और उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 8। जो करंट लॉ ऑफ द लैंड ऑन द रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है जेजेएसए, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 सेक्शन 8। जो जेजेएसओ था वो क्या करता था, उसमें एक तो ड्यूटी ऑफ द कोर्ट था टू इंक्वायर अबाउट द जुवेनैलिटी, पहली बात कि अदालत की जिम्मेदारी थी, ठीक हो गया। सेकंड बात यह थी कि वहां पर जो असल मोड बताया गया था वो क्या बताया गया था, वो था मेडिकल एग्जामिनेशन। उसमें काफ़ी ऐसे केस लाज हैं जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें पता चलेगा कि कोर्ट ने जो है बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को नल एंड वाइड करार दे दिया और कहा कि नहीं जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एज है। तो जो वहाँ पर बच्चे की एज डिटरमिन होगी, अगर वहाँ पर 18 ईयर से लेस एज होगी तो ठीक है, अदरवाइज वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा एज आ जुवेनाइल। तो क्या हुआ यहाँ पर 2004 पीसीआर एलजे 105 इसके हवाले से, 2004 पीसीआर एलजे 104 ये वो केस ला है जिसने कहा कि भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट और उधर डिसाइड हो गया कि भाई ये यहाँ पर ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, सिर्फ मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट यहाँ पर मैटर करेगी टू डिटरमिन द एज। किसकी एज, एज ऑफ द जुवेनाइल। बट सेक्शन 8 जेजेएस से इसने अमेंड कर दिया। इसने कहा कि क्या है कि सबसे पहले एक तो अमेंड किया कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पुलिस ऑफिसर की। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि वो इंक्वायर करेगा अबाउट द एज ऑफ द जुवेनाइल। और कैसे करेगा, सबसे पहली चीज़ वो देखेगा बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या कोई और अदर जो उसका एक डॉक्यूमेंट वैलिड हो गया, जैसे नादरा का सर्टिफिकेट वगैरह, या कोई वोटर लिस्ट में नाम, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से डाला जाता है, वो आपके शनाख्ती कार्ड से डाला जाता है। तो अब जेजेएसए ने कहा कि सबसे पहले क्या देखा जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद क्या देखा जाएगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट देखा जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बाद क्या देखा जाएगा, उसके बाद उसका अदर डॉक्यूमेंट कोई और है तो वो देखा जाएगा। और उसके बाद फिर आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट जो पहले सबसे पहले थी, अब उसको एंड पे कर दिया। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ जुवेनैलिटी का जो इशू था वो सेक्शन 8 ने चेंज कर दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कि जिनको उनका ओरिजिनेटर आके साबित कर दे कि वाकई ही ऐसा है, तो उस सूरत में उसकी एज डिटर्मिन की जाएगी इन तमाम सूरतों में। और अगर यहाँ पर कोई इशू आता है तो फिर आप मेडिकल या जो आपका एग्जामिनेशन होता है, जो मेडिकल एज को डिटर्मिन करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ये वो बाद में चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल हम एक इंशाल्लाह इसके ऊपर और एक जो है ना वो क्लियर व्यू लेंगे। तो ये 2 बार आया प्रोसीजर ऑफ डिटर्मिनिंग जुवेनाइलिटी की सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। क्या सजेशंस है इसकी इम्प्रूवमेंट के और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या होना चाहिए। इसको 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में क्यों, बल्कि 3 नहीं 4 स्टेप्स में। इसको आपने जो यूएसए के अंदर पहला बोर्सल हाउस बना था 1899 1889 वहां से चलाना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है क्योंकि हमने वहां से अडॉप्ट किया। लेकिन उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, फर्दर जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस तो कब बना, 2000 या 2018। तो उससे पहले कौन सा लॉ था। लेकिन यहां पर एक चीज मैं फिर आपको बताता जाऊं कि इस किस्म के क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है, इस किस्म के क्वेश्चंस को इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि यहां पर डिस्क्रिएशन ऑफ द चेकर बहुत ज़्यादा होती है। कोई रेलेवेंट लॉ नहीं है, रेलेवेंट प्रोविजन नहीं है, केस लॉ आपके पास नहीं है। तो किस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से, तो आपने वो क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉज दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें रेलेवेंट प्रोविजंस दे सके, ताकि एग्जामिनर के पास आपका जो नंबर है वो काटने का जो डिस्क्रिएशन है वो कम से कम हो जाए। तो जेजेएसओ जो हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो क्या है, पहला स्टेप सीआरपीसी। तो जब हम इसको सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे तो सेक्शन 29B 399 और उसके बाद नेक्स्ट क्या था 497(1).
तो सीआरपीसी में 3 प्रोविजंस थे रिगार्डिंग द जुवेनाइल्स। 29B कहता था कि स्पेशली इंपावर्ड मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लास 1 सिर्फ वो सुन सकता है, और 399 क्या कहता था कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो होगा वो जुवेनाइल होगा। और उसके बाद जनाब जो 497(1) क्या कहता है, 497(1) ये कहता था कि इवन इन द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, चाहे प्रोहिबिटरी क्लास में भी फॉल करते हो, वहां पर भी जुवेनाइल को बेल दी जा सकती है। ये पुराना लॉ था। यहां से चले, जिसको आगे अमेंड किया किसने, JJSO 2000 ने। यहां पर सेपरेट जुवेनाइल कोर्ट्स का जिक्र हो गया, बोस्टल हाउसेस का जिक्र हो गया कि ये चीजें पाकिस्तान में बनाई जाएंगी, और जुवेनाइल का ट्रायल सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम द एडल्ट अफेंडर्स, और जुवेनाइल्स को जेल में नहीं रखा जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेशन और जो रिफॉर्मेशन है उस तरफ उनको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। सेकंड स्टेप में JJSO आ गया। फिर वहां पर क्या था कि डिटर्मिनेशन ऑफ एज के लिए बहुत एक टफ क्राइटेरिया रखा गया था। इन तमाम चीज़ों को रिमूव किया JJSA 2018। तो जब हम इसका बात करेंगे फिर हम तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। द प्रेजेंट लॉ ऑफ द लैंड इस JJSA 2018। अब यहां पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो जुवेनाइल कोर्ट, उसको सेपरेट करना, उसके बाद बोस्टल हाउस, और एक और चीज़ जो जहन में रखनी है जो न्यू ऐड की गई थी JJSA के अंदर, वो थी जुवेनाइल कमेटीज़। कि जुवेनाइल कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो जुवेनाइल के मामलात उनको डील करेंगी, और जब भी कोई जुवेनाइल का केस रिपोर्ट होगा तो वो कमेटी एक्टिव हो जाएगी और वो सारे मामलात को देखेगी। तो ये भी अमेंडमेंट वहाँ पर क्या थी, लाई गई थी। और थोड़ा थोड़ा JJSO और JJSA में एक और फ़र्क क्या था कि JJSO के अंदर क्या था कि कोई भी शख्स जो हाई कोर्ट का 7 साल का वकील था वो एम्पावर्ड था किसी भी जुवेनाइल का मुकदमा सुनने का, बट JJSA में इसको 7 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 10 साल कर दिया गया। JJSO के अंदर एक मजिस्ट्रेट क्लास 1 सुन सकता था, बट अब करंट में जे एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो क्लास 1 है बट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 30, ये हम डिस्कस करेंगे। मैंने वैसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है वहां पर डिस्कस किया हुआ है कि जब किसी मजिस्ट्रेट क्लास 1 को एम्पावर किया जाता है, कौन एम्पावर करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 30 जब उसको एम्पावर करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उसका जो पावर है वो बढ़ जाता है। पावर ऑफ पनिशमेंट बढ़ के कितना हो जाता है, मजिस्ट्रेट का 3 से 7 साल चला जाता है जब उसको सेक्शन 30 में क्या किया जाता है, एम्पावर किया जाता है। तो अब JJSA में सिर्फ ऐसा मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 30 के तहत एम्पावर्ड है, या कोई भी जो आपका सेशन जज है, या उसके अलावा एक ऐसा हाई कोर्ट का वकील जिसकी 10 साल से ज़्यादा स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, वो लोग जुवेनाइल का मुकदमा सुन सकते हैं। सेपरेट ट्रायल की सूरत में सुनेंगे, और जिस अदालत में जुवेनाइल का मुकदमा चलेगा वहाँ पर सब लोगों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ जो पार्टीज टू द उस इशू है, केस है, वो वहाँ पर मौजूद होंगी, बाकी कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो ये हमारा करंट सिस्टम है जुवेनाइल का, जिसमें हमने कहा कि बोस्टल हाउस वगैरह बनाए जाएंगे। अब सजेशंस क्या है, डिफेक्ट्स। सजेशंस कब आती है, जहन में रख लें, सजेशंस उस वक्त आती हैं जब डिफेक्ट्स होते हैं। तो डेफिनेटली जब कोई बंदा सजेशन आपसे पूछता है, पहले उसको बताओ डिफेक्ट्स क्या है। डिफेक्ट ये है कि अभी तक हमारे मुल्क के अंदर जुवेनाइल कोर्ट्स इस्टेब्लिश ही नहीं हो सके, सिर्फ चंद बड़े इलाकों में हो गए, उसके अलावा अलग से जुवेनाइल कोर्ट नहीं हुए, पहला डिफेक्ट। बोस्टल हाउस, इतना बड़ा पंजाब, चले जाए 2 बोस्टल हाउस, बहावलपुर और फैसलाबाद, कोयटा के अंदर है ही कोई नहीं, बाकी इलाकों में नहीं है, तो क्या हुआ, दूसरा डिफेक्ट, बोस्टल हाउस इस्टेब्लिश नहीं हो सके। तीसरा, जुवेनाइल कमेटीज कानून के अंदर है, इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। चौथा कि बोस्टल हाउस में जो रिफॉर्मेशन का प्रोसेस होना था वो नहीं हुआ। तो अब क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि दोबारा वापस हमने सबसे पहले अपने जुवेनाइल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने हैं, उनको मेंड करना है जजेस के साथ। उसके बाद हमने बोस्टल हाउस तामीर करने हैं, जुवेनाइल कमेटीज को एक्टिवेट करना है। और जब हम ये सब कुछ करेंगे तो यहाँ पर अब जो कंसेप्ट चाहिए, जो सबसे बड़ी सजेशन है, ना सिर्फ जुवेनाइल के लिए बल्कि बाकी तमाम लोगों के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी बेस्ड पनिशमेंट, कम्युनिटी बेस्ड रिफॉर्मेशन, इसका आगाज होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिटी बेस्ड पनिशमेंट या कम्युनिटी बेस्ड रिफॉर्मेशन? इसका मतलब ये है कि आप फॉरेन में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी स्टेडियम कौन बनाता है, सारे उनके मुजरिम मिलकर बनाते हैं, इसको कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड पनिशमेंट। उसमें क्या होता है, अक्सर मुमालिक ये सफाई वगैरह के लिए खाकरोब अपॉइंट नहीं करते, वो क्या करते हैं, मुजरिमों से ये काम करवाते हैं। तो जब मुजरिम ये काम करेंगे तो सरकार का फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर आपको मैं कभी एक फैक्ट्स फिगर्स निकाल कर दिखा दूं कि एक शख्स जो मुआशरे में जुर्म करके मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है, उस शख्स को जेल में रखने के लिए
एक कैदी के ऊपर कितना खर्चा महीने में आप करते हैं, तो आप कहेंगे हमें उधर ही रख दो, हमें छोड़ दो, यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। खैर ये हो गया हमारा, आगे चलकर फिर डिस्कस करेंगे। कंप्रीहेंसिव नोट एक हो गया। काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? कि भाई ये जो यूथफुल ऑफेंडर हमारा जो यंग जनरेशन है, ये क्यों इंडल्ज हो रही है जराइम के अंदर, ये इसका वजह पूछना है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं। अगर मैं इसके डिफरेंट रीजंस आपको बताऊं तो क्या चीज़ है, इसमें आप सोशल जो है वो फैक्टर्स वो आ जाएंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में कुछ सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे। सोशल फैक्टर्स के बाद कौन से हो जाएंगे? कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है वो क्या होती जा रही है, वो जराइम में मुब्तला होती जा रही है। सोशल फैक्टर्स में क्या है? सबसे पहले हमारी ब्रोकन फैमिलीज, घरों के अंदर क्या है कि जो तलाक का रुझान ज़्यादा है। आप देख लें, वालिदैन तो तलाक लेकर अलग हो जाते हैं पर उनके बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे घर के अंदर जो चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है इस वक्त ना होने के बराबर। बच्चा कहीं बैठा है, बाप अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, बच्चा जो है वो अपनी गेम पर लगा हुआ है, ना फिक्र है कुछ। आपको क्या नहीं पता कि जब मोबाइल के ऊपर आपके बच्चे बैठकर कोई गेम लगाते हैं, हर गेम लगाने के अंदर आपने तो गेम देकर जान छुड़वा ली, बट उस गेम के साथ कितनी गंदी तस्वीरें, कितने नेकेड और पोर्न वेबसाइट्स खुल जाती हैं, हम लोगों को तो वैसे पता ही नहीं है, हम शायद हम जानना चाहते नहीं है। तो ये एक सेकंड रीजन है। और जो स्पेशली ये जो आजकल गेम्स आई हुई है, आपने जो बच्चों के हाथों में पबजी और इस तरह की गेम्स दे दी हैं कि जिसमें सारा दिन वो गन लेकर घूमता है, ये बच्चों के माइंड सेट का बेड़ा गर्क कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। तो ये सोशल फैक्टर्स जिसमें ब्रोकन फैमिलीज आपकी आ जाएंगी, उसके अलावा आपके क्या हो जाएगा, उसके पेरेंट रिलेशन, और फिर जो स्कूल सिस्टम, हमारा स्कूल सिस्टम स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बेड़ा गर्क है वहां पर। प्राइवेट को छोड़ो, गवर्नमेंट स्कूल्स का बेड़ा गर्क है कि जहां पर आपके मंशियात के अड्डे, इस्लामाबाद के अंदर 80% मंशियात कहां पर है? आपके स्कूलों के अंदर है। और वो भी कौन से स्कूल? जो इंटरमीडिएट एंड लेस लेवल के हैं। आपके स्कूल गढ़ बन चुके हैं मंशियात का, और जब बच्चा मंशियात में पढ़ता है तो वो जराइम में मुब्तला हो ही जाता है। उस पैसे को पूरा करने के लिए घर से चोरी करता है, फिर बाहर से चोरी करता है, नशे में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज द सोशल फैक्टर। सेकंड, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या हो गया, अब एक वालिद क्या करता है, जोर लगाता है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दे, मैंने जी अच्छे स्कूल में डालना है। बट जब अच्छे स्कूल में डाला तो वहां पर क्या हुआ, और भी अच्छे बच्चे थे उससे सुपीरियर। अब आपका बच्चा क्या करता है, जो मिडिल क्लास के है, उनके साथ अपना स्टैंडर्ड मैच करने के लिए हर गलत काम करता है। और भाई ये गलत प्रैक्टिस है। अगर आप अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डालते हैं जो आपके लेवल पर है, तो बच्चा वहां पर जाकर ज्यादा फ्लोरिश हो जाएगा। वो क्यों फ्लोरिश हो जाएगा? वो इसलिए फ्लोरिश हो जाएगा क्योंकि वहां पर वो कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा। उसको कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं होगी कि मैं तो कमतर हूं। तो खुद अपने बच्चों को कमतर होने का एहसास मत दिलवाएं। तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये स्पेशली गेम्स वगैरह की वजह से डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग मेंटल डिजीजेज में होते हैं। आप देख लें कि जितने भी लोग पिछले दिनों में पकड़े गए मुख्तलिफ किस्म के सीरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, उसमें कुछ लेस देन 18 ईयर्स भी थे, तो वो सारे क्या थे, जहनी मरीज टाइप के थे। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर कि जिसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें वो क्या करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों को जराइम की तरफ ले जाती हैं, जराइम की तरफ वो उनको धकेल देती हैं। तो ये रीजंस हैं, काजेज हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के। कल इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे इसको। आगे आ जाता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डिटरमिनिंग जुवेनाइलिटी। वही सेम क्वेश्चन दोबारा। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम इसको रेड विद सेक्शन 8 डेफिनेशन क्लास के साथ पढ़ा तो वहां पे 18 साल है। इसको पीपीसी के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जब हमने इसको पीपीसी के साथ मिलाकर पढ़ा और एज को डिटरमिन किया तो पीपीसी क्या कहती है जनरल एक्सेप्शन में कि 7 ईयर्स, अगर 7 ईयर्स से लेस, जो 18 साल से लेस है वो तो जुवेनाइल है ही है, तो 7 ईयर लेस वाला बंदा करेगा तो उस पर तो बम भी चलाएगा तो मुकदमा फाइल हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका क्रिमिनल इंटेंट तो था ही नहीं, पहली चीज। फिर पीपीसी कहती है कि जो 7 से 12 साल का बच्चा है वो जुवेनाइल है,
लेकिन पीपीसी ने कहा कि इसका आपने मजीद जज साहब ख्याल रखना है, पहले चेक करो कि इस बच्चे का माइंड क्रिमिनल माइंड सेटअप है या नहीं है। वो कहाँ से पता चलेगा उसका क्रिमिनल माइंड सेटअप है या नहीं है? आप अपने इर्द गिर्द देखें, कुछ बच्चों की एज 10-11 साल, लेकिन जहनी तौर पर वो ऐसे हैं कि आप उनसे कुछ पूछते हैं जवाब कुछ, और कुछ बच्चे 8-9 साल के बट बहुत शार्प माइंडेड, टू द पॉइंट जवाब देने वाले। तो 7 से 12 साल की उम्र का जो जुवेनाइल होगा, एक तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की प्रोटेक्शन है, दूसरा पाकिस्तान पिनल कोड जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर वो उसको प्रोटेक्शन देता है। फिर अगली कैटेगरी है 12 से 15 साल। ये जो 12 से 15 ईयर्स है, यहां तक जो 15 साल से लेस वाले लोग हैं, अगर वो ऑफेंस कमिट करते हैं तो आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। बेल के मामले में भी देता है, उनके लिए जो ऑफेंस का जो लिमिट है 3 से 10 साल वो भी उसने बढ़ा दिया, तो यहां पर उनको बहुत रियायत दे दी। बट नेक्स्ट कैटेगरी है 15 से 18 साल। अब ये जो 15 से 18 साल के जुवेनाइल्स हैं, ये सारे जुवेनाइल्स हैं, ये सबसे लीनियंट व्यू वाले, इनके बारे में कोर्ट डिसाइड करेगा कि कुछ करना या नहीं करना। इनके साथ रियायत, और इनके साथ रियायत होती है बिकॉज दे आर जुवेनाइल, बट इतनी ज़्यादा रियायत नहीं होती कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इंटेंट हो चुका होता है। अगर उनकी एसोसिएशन है विद द क्रिमिनल्स, विद द बैड पीपल, तो उस सूरत के अंदर उनको थोड़ा सा सीवियरली डेल्ट किया जाएगा। और फिर उनको ज़मानत देते हुए भी, यहाँ पर क्या है कि ज़मानत देते हुए भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के प्रोविजन कहता है, वो कहता है कि इनको जो आप पढ़ेंगे, जब सेक्शन 6 पढ़ेंगे, ये चंद एक सेक्शन है, टोटल 20-22 सेक्शन है, ये आज आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, कल हम इंशाल्लाह इसी को डिस्कस करेंगे, ऑन फिंगर टिप्स लेकर आने की कोशिश करेंगे। बट आज हमने क्या किया, आज हमने जो प्रीवियस पेपर से उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुवेनैलिटी, कि क्या किसी जुवेनाइल की एज है, सेकंड कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, और थर्ड कि क्या रीजंस हैं जुवेनाइल्स हमारे यूथफुल ऑफेंडर्स क्यों इन जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इस जराइम में, इससे और भी फैक्टर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे देखेंगे। तो ये आज का हमारा क्या था, आज का हमारा ये पेपर था, किस चीज़ का, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस, इसका पार्ट था जो कि आपके मजिस्ट्रेट का जो पेपर है, सिलेबस है, उसके अंदर आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।